बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम दोबारा आयोनाइजेशन एनर्जी की रिवीजन करेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। क्या कहना चाह रहा है? वो कह रहा है कि कोई भी ऐसा हमारे पास एटम जिसके वैलेंस शेल से हमने इलेक्ट्रॉन जो है वो निकालना हो, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए होगी उसे हम कहते हैं कि वो आयोनाइजेशन एनर्जी है। दोबारा से एक दफ़ा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि हमारे वैलेंस शेल, ठीक है, किसी भी गैसीज एटम के वैलेंस शेल से जब भी इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इंक्रीजेज। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स निकालते जाएंगे, एक से लेकर 2, 3, 4, 5, तो उससे फिर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए वो भी हमें ज़्यादा चाहिए हो। वो जो एनर्जी की अमाउंट है वो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, अगर हाँ एक एटम से एक निकल सकता हो, दूसरे से 2 निकलते हों या 3 निकलते हों, तो उसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी भी हमें फिर ज़्यादा चाहिए होगी। इफ़ देयर इज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, अगर सिर्फ एक कोई एटम है हमारे पास, उसके वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि सोडियम है, तो उसके लिए जो एनर्जी हमें चाहिए होगी आयोनाइजेशन एनर्जी, उसे हम कहेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर कोई ऐसा एटम है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वो लूज़ कर सकता है, या 3 है या 4 हैं, तो फिर हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी चेंज होती जाएगी इनटू सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम की यहाँ पर उन्होंने दे दी हुई है, इट इज़ प्लस 496 किलो जूल पर मोल। प्लस इसलिए लगाया क्योंकि ये एनर्जी रिक्वायर है। जब भी एनर्जी रिक्वायर होती है तो इसका मतलब है कि हमने आउटपुट देनी है, एनर्जी देनी है, इनपुट आपने इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एटम को एनर्जी प्रोवाइड करनी है, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर प्लस लगा रहे हैं। बट इफ़ देयर आर मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, दे कैन बी रिमूव्ड 1 by 1 बाय प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद अगर हमने एटम्स में से और इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है तो हमें एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। सच एज ग्रुप 2 and 3 एलिमेंट्स हैव मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर शेल। ग्रुप 2 और 3 में अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यूज़ हैं वो 1 से ज़्यादा होंगी, 1 से 2 हो जाएंगी, 2 से 3, 3 से 4, ठीक है। इफ़ वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड, अगर हम लेफ़्ट से राइट जाएं पीरियोडिक टेबल को स्टडी करते हुए, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि साइज़ होता है एटम का रिड्यूस, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से बहुत करीब आ जाते हैं। इसलिए लेफ़्ट से राइट की तरफ हम जब जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे न्यूक्लियस के उतनी ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ज़्यादा होने की वजह से आपको आयोनाइजेशन एनर्जी भी फिर ज़्यादा चाहिए होगी। सेकंड पीरियड एलिमेंट्स की उन्होंने आयोनाइजेशन एनर्जी दी हुई है, आप इसको स्क्रीन पर देख सकते हैं। लिथियम से लेकर नियॉन तक उन्होंने आयोनाइजेशन एनर्जी दी है। आप अगर गौर से देखें तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। वो इसलिए क्योंकि एक तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है नियॉन की तरफ जाते जाते, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जा रहे हैं सेम शेल्स में, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम ग्रुप की बेसिस पे आयोनाइजेशन एनर्जी को स्टडी करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी रिड्यूस होती है, डिक्रीज़ होती है। वो इसलिए क्योंकि शेल जो हैं ऐड होते रहते हैं, के बाद एल ऐड हो जाएगा, एल के बाद एम और एम के बाद एन। जब आपके ये एम और एन शेल ऐड हो जाते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कम हो जाती है उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। उस
जो आपके वैलेंस शेल में M या N में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बहुत ही आसानी से रिलीज़ हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, तो उसके लिए ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी हमें नहीं चाहिए होगी। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती है टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। सेम अगर हम रिवर्स कर दें आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को, तो एक ही बात है। क्या कि आयोनाइजेशन एनर्जी में हमने ये पढ़ा कि हमें एनर्जी रिक्वायर है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में उल्टा हो जाता है, इसमें एनर्जी रिलीज़ होती है। दूसरा जो पॉइंट है कि आयोनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड हो और ऐड होने की वजह से जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसे हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो डेफिनेशन है ये बिल्कुल रिवर्स है आयोनाइजेशन एनर्जी के। अगर आप यहाँ एग्जाम्पल में देखें तो उन्होंने फ्लोरीन की एग्जाम्पल दी है। फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही है और उसकी जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो -328 किलो जूल पर मोल है। अगर यहीं से एग्जाम्पल में आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करती, यहाँ तो एक्सेप्ट कर रही ना, अगर रिलीज़ करती तो इसकी एनर्जी जो इसको रिक्वायर होती वो प्लस में आ जाती, +328। अब यहाँ पर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही है। अफिनिटी का मतलब है अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। Therefore, electron affinity means tendency of an atom to accept an electron to form an anion। कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब है एक ऐसा एटम, उसकी टेंडेंसी जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके और अपने आप को एनायन में कन्वर्ट कर ले। ऐसा कोई भी एटम जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे तो वो एनायन में कन्वर्ट हो जाता है। अब एनर्जी उन्होंने बताई हुई है, द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज -328 किलो जूल पर मोल। क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो हमेशा माइनस में होगी। 1 मोल ऑफ एटम ऑफ फ्लोरीन रिलीजेज -328 किलो जूल ऑफ एनर्जी टू फॉर्म 1 मोल ऑफ फ्लोराइड आयन। फ्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है तो ये फ्लोराइड आयन बनाती है, उसके लिए हमें -328 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए होती है। सेकंड पीरियड एलिमेंट्स में अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। लिथियम से नियॉन की तरफ जाएं तो इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पर कुछ माइनस में है, कुछ कुछ ज़ीरो पे है। तो ज़्यादातर जो वैल्यू इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की आपको मिलती है एनर्जी की वो ज़ीरो होती है, इससे ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, ज़्यादातर ज़ीरो होती है, ज़ीरो से ज़्यादा हो सकती है। अगर आप सेकंड पॉइंट में यहाँ पर नोट करें तो उन्होंने ज़ीरो के साथ एक छोटा सा एरो बनाया है। इसका मतलब कि बेरिलियम जो है उसकी एनर्जी ज़ीरो से ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास द रीज़न फॉर द इंक्रीज़। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो इंक्रीजिंग होती है उसकी रीज़न ये है कि साइज़ ऑफ एटम डिक्रीजेज इन अ पीरियड, द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। That means more is the attraction for the electron, more energy will be released। जितनी attraction ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स की उतनी एनर्जी जो है वो ज़्यादा रिलीज़ होगी। क्यों? क्योंकि आपके जो न्यूक्लियस हैं वो हम जब पीरियड की वाइज स्टडी करते हैं लेफ़्ट टू राइट तो वो अट्रैक्ट होते हैं ज़्यादा न्यूक्लियस की तरफ। जब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ज़्यादा हो जाती हैं तो अब आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन भी फिर ज़्यादा होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए वो भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इफ़ वी टॉक अबाउट टॉप टू बॉटम तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज़ होती है। क्यों? क्योंकि साइज़ ऑफ एटम इंक्रीज़ होता है, एटम का साइज़ इंक्रीज़ होता है और उस एटम के साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से शील्डिंग इफ़ेक्ट भी इंक्रीज़ होता है। अब जब शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होगा तो अट्रैक्शन जो है वो थोड़ी हो जाएगी, पुअर अट्रैक्शन सामने आएगी आपकी। अब आपको 17th ग्रुप एलिमेंट उसने बताए हैं फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ। अगर आप नोट करें तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि साइज़ बढ़ता जा रहा है एटम का और शील्डिंग इफेक्ट भी उसकी वजह से ज़्यादा हो रहा है। और शील्डिंग इफेक्ट जब ज़्यादा होगा तो पुअर अट्रैक्शन होगी, एनर्जी कम रिलीज़ होगी, क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़
कर जाएगा या दूसरा एटम जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल एज द साइज ऑफ आयोडीन एटम इज़ बिगर दैन क्लोरीन, तो आयोडीन का जो एटम है उसका साइज़ क्लोरीन के एटम से ज़्यादा होता है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रोनफिनिटी कम होगी क्लोरीन से। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ जल्दी कर लेगा, इसलिए उसका इलेक्ट्रॉन कोई और एटम बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं दोबारा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टडी करेंगे और फिर आगे हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आपके एक्सरसाइज को डिस्कस करने के बाद। इसको अच्छी तरह एक दफ़ा दोबारा रिवाइज़ कर लीजिएगा। ये लेक्चर दोबारा रिवाइज़ करने का मतलब यही है कि आप एक दफ़ा दोबारा गो थ्रू हो जाएं और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जब जाएं तो आप लेक्चर सुनने के आदी हो चुके हैं। इसी वजह से मैं जो है दोबारा रिवीजन आपको करवा रहा हूँ। तो इसी से वर्कशीट भी आपको मिलेगी, तो वो आपने सॉल्व करके वापस भेज देनी है। थैंक यू वेरी मच।